अकेले मर जाओ गोवा में। रोहित की आवाज़ जल्दी एयरटाइट के टर्मिनल 3 में गूंज रही थी। हम अभी तेरा टिकट फेंककर कैंसिल कर रहे हैं। मेरे अपने बेटे के मुंह से निकले यह शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए। चारों तरफ लोग रुक कर देख रहे थे। सिमरन मेरी बहू अपने फ़ोन पर कुछ टाइप कर रही थी, शायद मेरा टिकट कैंसिल करने की कोशिश में। मैं वहीं खड़ी रह गई, अपना छोटा सा सूटकेस पकड़े। 67 साल की एक बूढ़ी औरत जिसे उसके बच्चों ने सार्वजनिक रूप से त्याग दिया, और उन्हें क्या पता था कि मैं कौन हूँ। जयश्री दत्ता, रोहिणी सेक्टर 11 में 3 करोड़ की संपत्ति की मालकिन, और सिर्फ वो एक घर नहीं, कन्नौज फैसले में 2 फर्निचर प्रॉपर्टी थी, 80 लाख के फिक्स डिपॉजिट, 25 साल का इंटीरियर डिजाइन का अनुभव और सबसे ज़रूरी 6 महीने की तैयारी। मेरे हाथ में वो ब्राउन लिफाफा था जिसे देखकर रोहित का चेहरा लाल हो गया। उसमें थे वो कागजात जो मैंने छुपा कर रखे थे, प्रॉपर्टी के असली दस्तावेज। वो दस्तावेज जो रोहित समझता था कि घर की अलमारी में बंद है। माँ, दे दो वो लिफाफा। रोहित ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। मैंने लिफाफा अपनी साड़ी के पल्लू में छुपा लिया। चुपचाप, कुछ कहा नहीं। इतने सालों में मैंने सीखा है कि चुप रहना कब जरूरी होता है। अगर आप हमारी कहानियाँ से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको ऐसी कहानियाँ कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तभी एक आवाज़ आई, गहरी, शांत, लेकिन अधिकार से भरी। क्या हो रहा है यहाँ? मैंने मुड़कर देखा। एक सज्जन खड़े थे, उम्र मेरे जितनी होगी शायद, 65-66 साल, सफ़ेद बाल, साफ सुथरी शर्ट और पर चेहरे पर गंभीरता। उनके पीछे एक ड्राइवर खड़ा था, काली वर्दी में। कुछ नहीं, रोहित ने चलाते हुए कहा, फैमिली मैटर है। उस सज्जन ने वो रोहित को नंबरअंदाज करते हुए सीधे मुझसे पूछा, आप ठीक है? मैं कुछ बोलती इससे पहले उन्होंने आगे कहा, मेरी गाड़ी बाहर है, अगर आपको कहीं जाना हो। फिर उन्होंने मेरे कान से पास झुककर धीरे से फुसफुसाया, दिखा करो कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरा ड्राइवर अभी गाड़ी लगेगा। मैं हैरान रह गई, यह अजनबी आदमी मेरी मदद क्यों कर रहा था? उन्होंने रोहित की तरफ मुड़कर कहा, ठंडी मुस्कान के साथ, बेटा, बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो पछताओगे, बहुत पछताओगे। रोहित बोलने ही वाला था कि उस सज्जन ने मेरी कलाई पकड़ी और धीरे से कहा, चलिए। मैं उनके साथ चल दी। रोहित और सिमरन पीछे खड़े देखते रह गए। शायद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, या शायद उन्हें लगा है कि मैं किसी और के साथ चले गई तो अच्छी ही है। पर जो नहीं जानते थे वो यह था कि अगले 3 दिनों में उनकी पूरी दुनिया उलट जाने वाली थी। मेरा नाम जयश्री दत्ता है, उम्र 67 साल, रोहिणी सेक्टर 11 दिल्ली में रहती हूँ। पिछले 4 साल से विधवा हूँ। मेरे पति रमेश दत्ता की मौत एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसे में हुई थी। वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। 30 साल की मेहनत से उन्होंने अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनाई थी। मैं खुद इंटीरियर डिजाइनर थी, घर के काम करती थी, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, लोगों के घरों की सजावट, फर्नीचर का चुनाव, रंगों का कॉम्बिनेशन। 25 साल तक यह काम किया। अच्छी कमाई थी, अपना नाम था, लोग जानते थे मुझे। रमेश की मौत के बाद मुझे अच्छी खासी इंश्योरेंस की रकम मिली, 50 लाख प्लस उनके बिजनेस की बची हुई रकम, प्लस 2 कमर्शियल प्रॉपर्टी कन्नौज प्लेस में। एक रमेश के नाम पर थी, एक मेरे नाम पर। रोहित मेरा इकलौता बेटा है, 32 साल का, IT कंपनी में काम करता है, अच्छी सैलरी है उसकी। 3 साल पहले शादी की थी सिमरन से। लड़की दिखने में अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, पर मुझे पहले दिन से ही कुछ अजीब लगा था उसमें। शादी के बाद रोहित बदलने लगा, धीरे धीरे, इतना धीरे कि मुझे समझ नहीं आया कब क्या हुआ। पहले वो रोज़ शाम को मेरे कमरे में आता था, पूछता था, माँ खाना क्या बनाया, चला चाय पिलाएगी। अब महीनों बीत जाते हैं, बात नहीं करता था। पहले वो मेरे इंटीरियर डिज़ाइन के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, माँ नया क्लाइंट मिला, डिज़ाइन दिखाओ ना। अब वो कहता था, इस उम्र में यह सब क्यों करते हो, आराम करो। पहले वो मुझसे सलाह लेता था हर छोटी बड़ी बात में। अब वह कहता था, वह आजकल के ज़माने में तुम क्या जानो। सिमरन तो शुरू से ही मुझसे दूरी बनाए रखती थी। नमस्ते मम्मी जी बोलकर अपने कमरे में चली जाती। मेरे बनाए खाने की तारीफ नहीं करती थी, बस खा लेती थी चुपचाप। पर मैं कुछ नहीं करती थी। सोचती थी कि नई बहू से समय लगेगा एडजस्ट होने में, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गलत सोचा था मैंने। रमेश की मौत के बाद मुझे जो इंश्योरेंस की रकम मिली, उससे मैंने फिक्स डिपॉजिट करवा लिया था, 80 लाख। 3 अलग अलग बैंकों में ब्याज से मेरा महीने का खर्च आराम से चल जाता था। घर मेरे नाम पर था,
रोहिणी सेक्टर 11 में 3 BHK फ्लैट आज की कीमत में कम से कम 3.5 करोड़ प्लस कनॉट प्लॉट की वो 2 दुकानें दोनों किराए पर थी। हर महीने अच्छा किराया आता था। मैं आर्थिक रूप से सुरक्षित थी। मेरी जिंदगी आराम से चल रही थी। पर तभी शुरू हुआ असली खेल। रमेश की मौत के 6 महीने बाद एक दिन रोहित मेरे कमरे में आया। रात के 11 बजे मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, किताब पढ़ रही थी। माँ, जरा बात करनी है। मैं उठकर बैठ गई। हाँ बेटा, बोलो। माँ, यहाँ रोहिणी वाला घर मेरे नाम करवा दो। मैं चौंक गई। क्यों माँ? टैक्स के हिसाब से बेहतर रहेगा। तुम्हारे नाम पर इतनी प्रॉपर्टी है, टैक्स लगेगा। मेरे नाम कर दो, फायदा होगा। मैंने सोचा, मुझे टैक्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। रमेश सब संभालते थे, अब रोहित संभाल रहा था। ठीक है बेटा, मैं सोचती हूँ। सोचना क्या है माँ, बस एक हस्ताक्षर कर दो, मैं सब कागजात ला दूंगा। पर बेटा, माँ तुम पर भरोसा नहीं किया है क्या? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारा ही भला सोच रहा हूँ। मैंने हाँ कह दिया क्योंकि माँ हूँ, बेटे पर भरोसा था। अगले हफ्ते रोहित कुछ कागजात लेकर आया। माँ, यहाँ साइन कर दो। मैंने कागजात देखे, समझ नहीं आया कुछ। बहुत सारे लीगल शब्द थे। यह क्या है बेटा? ट्रांसफ़र के कागजात है माँ, प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र के लिए। पर मुझे किसी वकील को दिखाना चाहिए। अरे माँ, मैं ही तो हूँ ना, मैंने सब देख लिया है, बस साइन कर दो। देर हो रही है, रजिस्ट्री ऑफिस जाना है। तभी सिमरन आई। मम्मी जी, आजकल बच्चे अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। आप लकी हो कि रोहित इतना सोच रहा है। उनकी बातों में कुछ था जो मुझे अटपटा लग रहा था, पर मैं बोली कुछ नहीं। बेटा, मुझे कुछ दिन का समय दो, मैं सोचूंगी। रोहित का चेहरा सख्त हो गया। माँ, इतना सिंपल सी बात है, तुम इतना क्यों सोचती हो? बेटा, मेरी उम्र में समझने में थोड़ा वक्त लगता है। वो कुछ कहता, पर सिमरन ने उसे रोका। चलो रोहित, मम्मी जी के सोचने दो, हम बाद में बात करेंगे। दोनों चले गए। पर रोहित की आंखों में जो गुस्सा था वो मैंने देखा। उस रात मैं सो नहीं पाई। कुछ तो गलत था, मेरा दिल कह रहा था। अगली सुबह मैंने अपनी पुरानी सहेली विभा को फ़ोन किया। वह बैंक में काम करती थी, रिटायर हो चुकी थी। विभा, एक सलाह चाहिए। हाँ जया, बोलो। मैंने सारी बात बताई। विभा ने कहा, जया, किसी अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से मिलो। पहले सारे कागजात चेक करवाओ, फिर कुछ करना। कभी भी बिना समझे साइन मत करना। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगा, पर मैंने तय किया कि मैं किसी लॉयर से मिलूंगी। पर समस्या यह थी कि मैं जाऊँ कहाँ, किसी से पूछूं। फिर मुझे याद आया, मेरे एक पुराने क्लाइंट थी, संजीव बनर्जी। उनके घर की इंटीरियर डिजाइनिंग मैंने की थी 10 साल पहले। वह रिटायर्ड जज थे, उनसे पूछ सकती थी। अगले दिन में मैंने उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने कहा, जयश्री, आप परेशान मत होइए, मैं एक अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर का नाम देता हूँ। अदिति सेन बहुत अच्छी है, उनसे मिलिए। मैंने अदिति सेन से अपॉइंटमेंट लिया। एक हफ्ते बाद मिलना था। उस एक हफ्ते में घर का माहौल और बिगड़ता गया। एक दिन मैं अपने छोटे से ऑफिस रूम में बैठी थी। वह स्पेयर रूम था जिसे मैंने अपना वर्क स्पेस बनाया था। वहाँ मेरी सारी डिजाइन की किताबें थी, क्लाइंट्स की फाइलें थी, मेरा पुराना कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर था। सिमरन अंदर आई बिना नॉक किए। मम्मी जी, यह रूम हमें चाहिए, हम यहाँ जिम सेटअप करना चाहते हैं। मैंने कहा, पर बेटा, यह मेरा ऑफिस है। मम्मी जी, आप अब काम तो करती नहीं, क्लाइंट तो आते नहीं, तो इस रूम का क्या फ़ायदा? मैं अभी भी काम करती हूँ बेटा, पिछले महीने ही एक प्रोजेक्ट पूरा किया है। मम्मी जी, आपकी उम्र में लोग आराम करते हैं, आप भी करो। वैसे भी आपको पैसों की ज़रूरत नहीं, रोहित है ना सब संभालने के लिए। मैं कुछ बोलती तभी वह मेरा कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर उठा ली। वो पुरानी डायरी जिसमें पिछले 25 सालों के सभी क्लाइंट्स के नंबर और पते थे। यह क्या है, कितनी पुरानी किताबें फेंक देते हैं। नहीं बेटा, वो मत छुओ। पर वो सुनी नहीं, सीधे बाहर चले गए। मैं उसके पीछे दौड़ी। उसने वो डायरी कूदे कूड़ेदान में फेंक दी। सिमरन ने चीखी, मम्मी जी, पुरानी चीज़ें रखने का कोई फ़ायदा नहीं, जिंदगी जियो। मैं रुक गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने झुककर कूड़ेदान से अपनी डायरी निकाली। गंदी हो चुकी थी, पर मैंने उसे साफ किया और अपने कमरे में जाकर छुपा दिया। उस दिन मुझे समझ आ गया, यह सिर्फ जिम की बात नहीं थी, यह मेरी पहचान मिटाने की कोशिश थी। मेरे कामों को, मेरी इज्जत को ख़त्म करने की कोशिश साजिश थी। पर मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही। बस अपनी सारी ज़रूरती फाइलें और कागजात अपने कमरे में छुपा दिए। अगले हफ्ते में अदिति सेन से मिली। उनका ऑफिस कनॉट प्लस में था। स्मार्ट शार्प महिला थी, उम्र होगी 45-50 साल। मैंने उन्हें उस सब कुछ बताया। उन्होंने मेरे सारे प्रॉपर्टी के कागजात देखे, फिर बोली,
मिल दत्ता, आप बहुत सतर्क रहे। अगर आपने वह कागजात साइन किए होते तो रोहिणी का घर आपके हाथ से निकल जाता। क्या मतलब? वो ट्रांसफ़र डीड के कागजात थे। साइन करते ही प्रॉपर्टी आपके बेटे के नाम हो जाती, और एक बार ट्रांसफ़र हो गया तो वापस लेना बहुत मुश्किल होता। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पर वो मेरा बेटा है मिसेज दत्ता। मैं यह नहीं कह रही कि आपका बेटा गलत है, पर आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए। यह आपकी संपत्ति है, आपने और आपके पति ने मेहनत से बनाई है। वह रुकी, फिर बोली, एक काम करें, अपने सभी ज़रूरती दस्तावेजों की फ़ोटोकॉपी करवा ले, बैंक के सारे स्टेटमेंट निकलवा लो, प्रॉपर्टी पेपर्स की डुप्लीकेट कॉपी बनवा ले और मेरे पास रखवा दे। ठीक है? और सुनिए, अगर आपको बेटा या बहू आपसे फिर से कोई कागजात साइन करवाने की कोशिश करे तो पहले मुझे दिखाइए, बिना मुझसे पूछे कुछ भी साइन मत करे। मैं घर आई तो मेरा दिल बहुत भारी था। क्या सच में रोहित मुझसे धोखा करने की कोशिश कर रहा था? मेरा अपना बेटा। अगले कुछ हफ्तों में चीज़ें और बिगड़ती गई। रोहित ने फिर कागजात लाए। मैंने मना कर दिया। माँ, यह तुम्हारे लिए ही अच्छा है। बेटा, मुझे थोड़ा वक्त दो। वक्त? कितना वक्त माँ? 3 महीने हो गए। तुम समझती क्यों नहीं? उसकी आवाज़ में अब वो प्यार नहीं था, गुस्सा था, झुंझुलाहट थी। सिमरन ने कहा, मम्मी जी, आजकल के ज़माने में बुजुर्गों को अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए। आप इतना सोचती क्यों है? बेटा, मुझे किसी वकील को दिखाना है। वकील? रोहित गरजा। किस बात का वकील? तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? मैं चुप रह गई। पहली बार मुझे अपने बेटे से डर लगा। फिर शुरू हुआ असली उत्पीड़न। एक दिन मैं बाजार से लौटी, देखा कि मेरे बेडरूम का ताला बदल दिया गया था। मेरी चाबी काम नहीं कर रही थी। मैं सिमरन के पास गई। बेटा, मेरे कमरे का ताला? हाँ मम्मी जी, हमने बदलवा दिया। पुराना ताला खराब था, ये लो नई चाबी। उसने एक चाबी दी, पर जब मैंने अपने कमरे में जाकर देखा तो मेरी सारी फाइलें छाँटी हुई थी। मेरे दस्तावेजों के बीच कुछ कागजात गायब थे। मैं समझ गई, यह मेरे कागजातों तक पहुंचने की कोशिश थी। अच्छा हुआ कि मैंने सबसे ज़रूरी कागजात अदिति सेन के पास रखवा दिए थे। अगले महीने सिमरन ने कहा, मम्मी जी, हमारे दोस्त आ रहे हैं परसों, आप अपने कमरे में ही रहेगा, हम पार्टी कर रहे हैं। पर बेटा, यह मेरा भी घर है। मम्मी जी, हमारे दोस्त है, आधुनिक लोग हैं, आपको अजीब लगेगा। आप आराम कीजिए अपने कमरे में। मुझे अपने ही घर में कैद कर दिया गया। उस दिन मैं अपने कमरे में बैठ रही। बाहर म्यूजिक बज रहा था, लोगों की आवाज़ें आ रही थी, खाने की खुशबू आ रही थी, पर मुझे बुलाया नहीं गया। रात को जब सब चले गए तभी मैं बाहर आई। किचन में देखा तो सारा खाना खत्म हो चुका था। मेरे लिए कुछ बचा नहीं था। मैंने चुपचाप अपने लिए 2 रोटियां बनाई और दाल गर्म की, अकेले खाई अपने ही घर में। उस रात रोई नहीं मैं, बस तय किया कि अब और नहीं। अगली सुबह मैं फिर अदिति सेन से मिली। कुछ करना होगा, मैंने कहा। अदिति ने कहा, मिसेज दत्ता, आप एक काम करें, अपनी सारी संपत्ति एक ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दें। एक अरियोकेबल ट्रस्ट जिसे वापस नहीं लिया जा सकता। ट्रस्ट वो क्या होता है? ट्रस्ट में आप अपनी संपत्ति किसी ट्रस्टी के नाम कर देते हैं। वह ट्रस्टी आपकी तरफ से संपत्ति का ध्यान रखता है। आप जीवन भर उस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, किराया ले सकते हैं, पर बेच नहीं सकते। और मरने के बाद वह संपत्ति किसी को जाएगी यह आप तय करते सकते हैं। पर ट्रस्टी कौन होगा? मैंने सोचा, रोहित तो नहीं हो सकता। फिर किससे विश्वास करूं? तभी मुझे याद आया, मेरी पहली शादी से एक बेटी थी पूजा। वो अमेरिका में रहती थी, 30 साल से नहीं मिली थी। मेरी पहली शादी सिर्फ 2 साल चली थी, तलाक हो गया था। पूजा अपने पिता के साथ रह गई थी, पर पिछले साल मुझे उसका ईमेल मिला था। उसने लिखा था, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हम फ़ोन पर बात करने लगे थे, वीडियो कॉल पर भी। पूजा एक अच्छी लड़की थी, डॉक्टर थी, शादीशुदा थी, 2 बच्चे थे। मैंने अदिति को बताया। परफेक्ट, अदिति ने कहा, पूजा को ट्रस्टी बना दीजिए। वो अमेरिका में है, उससे आपकी प्रॉपर्टी की कोई लालच नहीं होगी, और आपकी बेटी है, आप पर भरोसा करेगी। मैंने पूजा को फ़ोन किया, सब कुछ बताया। पूजा रोने लगी, माँ, मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतने सालों से आपसे दूर रही, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ। आप जो कहेगी मैं करूँगी। अगले 2 महीनों में सब कुछ व्यवस्थित हुआ। पूजा ने पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे दी। मैंने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर दी। पूजा ट्रस्टी बनी। यह सब मैंने चुपचाप किया, रोहित को पता नहीं चला। इस बीच घर में अत्याचार बढ़ते ही गए। सिमरन ने कहा शुरू किया,
मम्मी जी, आप हमारे किराने की खरीदारी में कैसे क्यों नहीं आ देती? आप तो इस घर में रहती हो। पर बेटा, यह तो मेरा घर है, तो क्या हुआ? अब हम भी तो रहते हैं, आपको भी योगदान देना चाहिए। मैंने पैसे देने शुरू कर दिए। पहले 5,000 महीने के, फिर 10,000, फिर 15,000। एक दिन रोहित ने कहा, माँ, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। 30 लाख चाहिए। बेटा, इतने पैसे? माँ, तुम्हारे पास तो 80 लाख की एफडी है। 30 लाख तोड़ दो, मैं 6 महीने में ब्याज के साथ लौटा दूंगा। मैंने मना कर दिया। बेटा, वो मेरी सिक्योरिटी है, बुढ़ापे का सहारा है। माँ, मैं हूँ तो न तुम्हारा सहारा। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? बेटा, वैसी बात नहीं है तो फिर दे दो पैसे, मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने फिर मना कर दिया। उस दिन के बाद रोहित ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। सिमरन भी मुझे नजरअंदाज करने लगी, घर में अदृश्य हो गई। फिर एक दिन रोहित आया और बोला, माँ, हम सब गोवा जा रहे हैं 5 दिनों के लिए, तुम भी चलो। मैं हैरान हुई। महीनों से उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की थी। अब अचानक गोवा पर बेटा, कोई परवर नहीं माँ, फैमिली ट्रिप है, तुम्हें भी एंजॉय करना चाहिए। टिकट बुक कर दी है तुम्हारी भी। मुझे अजीब लगा पर मैं मना नहीं कर पाई। ट्रिप से 2 दिन पहले मैं अदिति से मिली। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने कहा, अचानक ये गोवा ट्रिप, सतर्क रहिए। अदिति ने कहा, और अपने सारे जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखिए। कहीं वो आपको गोवा में अकेला तो नहीं छोड़ना चाहते? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मित्रता, मैं बुरा नहीं चाहती, पर ऐसे केस मैंने देखे हैं। बुजुर्गों को दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है, फिर प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाता है। मैं काँप गई। नहीं, रोहित ऐसा नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करती हूँ कि वह नहीं करेगा, पर आप तैयार रहिए। अपने सारे जरूरी कागजात अपने साथ रखिए और मेरा नंबर हमेशा अपने पास रखिए। उस रात मैंने अपने सारे जरूरी दस्तावेजों की कॉपी एक ब्राउन लिफाफे में रख ली। प्रॉपर्टी पेपर्स, बैंक स्टेटमेंट, ट्रस्ट के कागजात, सब कुछ वो लिफाफा मैंने अपने छोटे से सूटकेस में छुपा दिया। और फिर आया वो दिन हवाई अड्डे पर। हम तीनों दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचे। मैं, रोहित और सिमरन चेक इन के लिए लाइन में खड़े थे। तभी रोहित ने कहा, माँ, तुम्हारा सूटकेस दिखाओ, चेक करना है कि सब कुछ सही है या नहीं। क्यों बेटा, सब तो ठीक है। माँ, बस दिखाओ ना। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने सूटकेस खोला। रोहित ने अंदर देखा। तभी उसकी नज़र उस ब्राउन लिफाफे पर पड़ी। यह क्या है? कुछ नहीं बेटा। बस उसने लिफाफा निकाला, खोल देखा। उसका चेहरा लाल हो गया। यह तुमने क्या क्यों रखा है? प्रॉपर्टी के कागजात, बैंक स्टेटमेंट, तुम्हें गोवा में इनकी क्या ज़रूरत? बेटा, यह मेरी कागजात है, तुमने यह चोरी से निकाले हैं। तुम हमारे खिलाफ कुछ कर रही हो। लोग देखने लगे। सिमरन ने कहा, मम्मी जी, आप हम पर भरोसा नहीं करती, इसलिए चोरी से कागजात ले आई। मैंने चोरी नहीं की, यह मेरे अपने कागजात थे। रोहित ने लिफाफा मेरे हाथ से छीन लिया। यह तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, समझी? रोहित, दे दो मुझे वापस। नहीं, और सुना, तुम गोवा नहीं जा रहे हो, हम अकेले जा रहे हैं। तुम यहीं रहो, अकेले मरो। और फिर वो शब्द आए, अकेले मर जा गोवा में, हम अभी तेरा टिकट कैंसिल कर रहे हैं। सिमरन अपने फ़ोन पर कुछ करने लगी। मैं वहीं खड़ी रह गई। शौक में मेरा अपना बेटा मुझे त्याग रहा था। और फिर आया वह आदमी, रणवीर सिंघानिया। उसने मुझे अपने साथ लिया, उसकी गाड़ी में बैठाया। मुझसे सिर्फ इतना पूछा, आपका घर कहाँ है? रोहिणी सेक्टर 11 चलिए, मैं आपको वहीं छोड़ देता हूँ। गाड़ी में बैठकर मैं रोने लगी। सालों का दर्द बह निकला। रणवीर कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। घर पहुँचे तो उन्होंने कहा, सुनिए, आप 3 दिन मेरे घर चलिए, मेरी पत्नी है, वो आपकी देखभाल करेगी। आपको अभी अकेले नहीं रहना चाहिए। पर कोई पर नहीं, चलिए। मैं उनके साथ चली गई। उनकी पत्नी सुमन सिंघानिया बहुत प्यारी महिला थी। उन्होंने मुझे अपने घर में रखा, मुझे खाना खिलाया, मेरी बातें सुनी। 3 दिन बाद रणवीर ने कहा, अब आप घर जा सकती है, पर पहले पुलिस के केस करिए और अपने घर को ताला बदलवा लीजिए। मैंने वह सब किया। आदित्य सेन की मदद से मैंने रोहित के खिलाफ केस दर्ज करवाया, धोखाधड़ी का, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का, प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश का। और 3 दिन बाद, जैसा कि रणवीर ने कहा था, रोहित पछताने आया। वह गोवा से वापस आया था। सीधे रोहिणी के घर पर। उसकी चाबी का काम नहीं कर रही थी। मैंने ताला बदलवा दिया था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, माँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने नहीं खोला। फिर उसने ज़ोर से खटखटाया, माँ, सॉरी, मैंने गलती की, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तभी 2 पुलिस वाले आए। उनके साथ आदित्य सेन थी, रोहित दत्ता। एक पुलिस वाले ने पूछा, जी, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है?
धोखाधड़ी का, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का, आपको हमारे साथ चलना होगा। रोहित का चेहरा सफ़ेद हो गया। क्या? कैसा केस? आदित्य सेन के एक लिफाफा निकाला। यह रहा। आपकी माँ ने जो कागजात आपसे छुपाए थे वो असल में सबूत थे, आपकी साजिश के, आपके झूठ के, आपके धोखे के। पर वो प्रॉपर्टी दो। वो प्रॉपर्टी अब ट्रस्ट में है। आपकी बहन पूजा ट्रस्टी है। आप कभी भी उस पर हाथ नहीं डाल सकते। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। माँ प्लीज, मैंने अंदर से आवाज़ दी। रोहित, जो तुमने किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, एयरपोर्ट पर सबके सामने। माँ, मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी नहीं, न्याय चाहिए मुझे। तुमने मेरी इज्जत के साथ खेला, मेरे जीवन भर की मेहनत को हड़पना चाहा। अब कानून तय करेगा। पुलिस वाले रोहित को ले गए। उसकी चीखें सुनाई दे रही थी। माँ प्लीज, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले हफ्ते कोर्ट में केस चला। अदिति सेन ने सारे सबूत पेश किए। एयरपोर्ट का सीसीटीवी फुटेज जिसमें रोहित मुझे चीख कर रहा था, अकेले मर जा रणवीर के ड्राइवर की रिकॉर्डिंग जिसमें रोहित की आवाज़ साफ सुनाई देती रही थी, वह कागजात जो रोहित मुझसे साइन करवाना चाहता था, जिनमें साफ लिखा था प्रॉपर्टी पूरी तरह उसके नाम होगी। सिमरन के द्वारा मेरी डायरी फेंकने का जिक्र, एक पड़ोसन ने गवाही दी, मेरे बेडरूम के ताले बदलने का सबूत, लॉक स्मिथ गवाह बना, पार्टी वाले दिन मुझे कमरे में बंद करने का जिक्र, एक मेहमान ने स्वीकार किया कि उसने मुझसे पूछा था आंटी कहाँ है, और सिमरन ने कहा था वो आराम कर रही है। सबसे बड़ा सबूत था पूजा का बयान। उसने वीडियो कॉल पर अदालत को बताया कि कैसे उसकी माँ ने उससे सब कुछ बताया था, कैसे उन्होंने डर में ट्रस्ट बनाया था। जज ने रोहित और सिमरन से पूछा, आका क्या कहना है? रोहित ने झूठ बोलने की कोशिश की। जज साहब, यह सब गलतफहमी है। हम अपनी माँ से प्यार करते हैं। प्यार? जज ने आवाज़ उठाई। एयरपोर्ट पर अपनी माँ को मर जा कहना प्यार है? उनके कमरे का ताला बदलना प्यार है? उनकी मेहनत की कमाई हड़पना प्यार है? रोहित चुप हो गया। जज ने फैसला सुनाया, रोहित दत्ता और सिमरन दत्ता, आप दोनों दोषी पाए गए हैं। धोखाधड़ी के, बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के, मानसिक उत्पीड़न के आपको 6 महीने की जेल की सजा, साथ ही 5 लाख जुर्माना, जो रकम जयश्री दत्ता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। और सुनिए, अब से आप जयश्री दत्ता से 50 मीटर के दायरे में नहीं आ सकते, कोई संपर्क नहीं कर सकते। अगर किया तो और केस दर्ज होगा। रोहित और सिमरन की आंखों में आंसू थे, पर मेरे दिल में शांति थी। केस खत्म हुआ, मैं बाहर आई। अदिति सेन ने मुझसे कहा, बधाई हो मिसेस दत्ता, आपने जीत हासिल की। जीत नहीं, अदिति, न्याय मिला। घर आई तो पहली बार सालों बाद मुझे सुकून मिला। अपने घर में अपनी ही जगह पर मैंने अपने पुराने ऑफिस रूम की सफाई की, अपनी डिजाइन की किताबें वापस रखी, अपना कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर साफ किया और फिर से काम शुरू किया। पहला फ़ोन विभा से आया, जया मैंने सुना, प्राउड ऑफ यू। फिर पूजा ने वीडियो कॉल की, माँ आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मुझे गर्व है आप पर। धीरे धीरे मेरे पुराने क्लाइंट्स वापस आने लगे, नए प्रोजेक्ट मिलने लगे, मेरा काम फिर से शुरू हो गया। रणवीर और सुमन सिंघानिया से अच्छी दोस्ती हो गई। वो अक्सर मिलने आते, कभी कभी हम साथ में डिनर करते, फिल्में देखते, बातें करते। सुमन ने मुझे अपने चैरिटी वर्क में शामिल किया। वह बुजुर्ग महिलाओं के लिए काम करती थी, मैं भी जुड़ गई। अब मैं दूसरी औरतों की मदद करती हूँ, उन्हें उनके अधिकार बताती हूँ, उन्हें लड़ना सिखाती हूँ। रोहित और सिमरन की क्या हालत हुई वह भी बताती हूँ। जेल से छूटने के बाद रोहित की नौकरी चली गई। कंपनी को पता चल गया था कि उस पर केस हुआ है, उन्होंने उसे निकाल दिया। सिमरन के माता पिता ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। हमारी बेटी ने ऐसा नहीं किया होगा, तुमने उसे बहकाया होगा, उन्होंने रोहित से कहा। पर फिर जब उन्हें सच पता चला कि सिमरन भी उतनी ही दोषी थी, तो उन्होंने दोनों से रिश्ता तोड़ दिया। सिमरन के तलाक की अर्जी दाखिल की, रोहित से छुटकारा पाना चाहती थी, पर रोहित मान नहीं रहा था। समाज में उनकी बदनामी हो गई। एयरपोर्ट का वह वीडियो वायरल हो गया था, सोशल मीडिया पर सब जगह शेयर हुआ। बेटे ने माँ को एयरपोर्ट पर छोड़ा, फिर यह हुआ, ऐसे हेडलाइंस थे। रोहिणी में जहाँ हम रहते थे, वहाँ की सोसाइटी ने उन्हें एंट्री से मना कर दिया। आप यहाँ नहीं रह सकते, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जो अपनी माँ के साथ ऐसा करते हैं। रोहित को दूसरी नौकरी नहीं मिली, कभी भी नहीं। उसका नाम इंटरनेट पर था, हर कंपनी चेक करती और फिर रजिस्टर कर देती। आर्थिक रूप से वह बर्बाद हो गया। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो जुर्माने और वकील की फीस में चले गए। अब वह किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था।
कहीं छोटे मोटे काम करता था। सिमरन अपने माता पिता के घर वापस चले गई और उनका रिश्ता वैसा नहीं रहा। उसकी शादी रुकने वाली है और मैं अपने घर में हूँ। रोहिणी सेक्टर 11 में अपने मेहनत से बनाए घर में सुकून से शांति से आज जब मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर बाहर देखती हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी पर गर्व होता है। 67 साल की उम्र में मैंने फिर से खड़ा होना सीखा, लड़ना सीखा, जीतना सीखा। मैं रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ। आप कहाँ से हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शायद आपके शहर की भी कोई कहानी सुना दूँ किसी दिन। इस कहानी से मैंने सीखा कि बुढ़ापा कमज़ोर नहीं है, उम्र सिर्फ एक नंबर है। असली ताकत है आपके अंदर, आपकी हिम्मत में, आपके अधिकारों की जानकारी में। मैंने यह भी सीखा कि हर चीज़ के कागजात रखने चाहिए, हर बातें के सबूत होने चाहिए, भले ही सामने वाला आपका अपना बेटा ही क्यों ना हो। भरोसा करो पर अंधे भरोसे मत रहो। और सबसे ज़रूरी मैंने यह सीखा कि इजाज़त किसी को दी नहीं जाती, ली जाती है। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो आपको खुद अपनी इज्जत करनी होगी, खुद के लिए लड़ना होगा। आज मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। पूजा हर महीने मुझसे मिलने आती है। उसके बच्चे मुझे नानी बुलाता है। रणवीर और सुमन अब परिवार जैसे हो गए हैं। मेरा इंटीरियर डिजाइन का काम फिर से चल रहा है। नए क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैं फिर से वह जैसी बन गई हूँ जो मैं हुआ करती थी, आत्मनिर्भर, मजबूत, खुश। रोहित, उसने कई बार माफ़ी मांगने की कोशिश की, चिट्ठियाँ भेजी, मैसेज भेजे, पर मैंने जवाब नहीं दिया। कुछ रिश्ते जुड़ जाए तो जुड़ नहीं सकते, कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि भर नहीं सकते। मैंने उसे माफ़ नहीं किया, शायद कभी नहीं करूँगी, पर मैंने उसे भूलना सीखा लिया है। उसने अपने दिल से निकाल दिया है। अब वह एक अजनबी है। बस इतना मेरी सलाह है उन सभी बुजुर्गों को जो यह कहानी सुन रही है। अपने अधिकार जानिए, अपनी संपत्ति की जानकारी रखिए, सारे कागजात अपने पास रखिए, किसी को अंधा भरोसा मत करिए। और अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो चुप मत रहिए, लड़िए। कानून आपके साथ है। याद रखिए, उम्र आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। आपकी मेहनत, आपका अनुभव, आपका ज्ञान, यह सब आपकी पूंजी है। किसी को ऐसे छीनने मत दीजिए। और अगर किसी ने गलती से आपको कमज़ोर समझ लिया, जैसे रोहित ने मुझे समझा, तो उससे बता दीजिए कि आप कौन है। दिखा दीजिए कि बुजुर्ग औरतें सिर्फ साड़ी और चश्मा नहीं होती, वह आग होती है, वह तूफान होती है, और जब ज़रूरत हो तो वह न्याय की देवी भी बन सकती है। आज मैं सुकून से सोती हूँ, हर रात अपने बिस्तर पर, अपने घर में, किसी से डरे बिना, किसी की परवाह किए बिना। और जब सुबह उठती हूँ तो खिड़की से आती रोशनी में मुझे एक नई उम्मीद दिखती है, एक नई जिंदगी जो मैंने खुद बनाई है, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, अपनी लड़ाई से। यही मेरी कहानी है, जय श्रीदत्ता की कहानी, एक 67 साल की औरत की कहानी जिसने अपने बेटे की साजिश को नाकाम दिया, अपनी इज्जत बचाई, अपना घर बचाया और दुनिया को दिखा दिया कि बुढ़ापा खत्म नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ मिलती रहे। और कमेंट में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। शेयर करना ना भूलें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अगली कहानी जल्दी ही आ रही है। धन्यवाद।